हेलो नमस्कार वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है। साथियों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान की भूगोल के ऊपर, और राजस्थान की भूगोल में हम जो चर्चा कर रहे थे वो अपन बात कर रहे थे फिजिकल डिवीजन की। और फिजिकल डिवीजन में अपन वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। और वेस्टर्न डेजर्ट में हमने जो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे ताल, थल्ली, रनटाट वगैरह। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बहुत सारे शब्दार्थ बताए थे। शुष्क मरुस्थल को हमने देखा था। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है दोस्तों, इसके अंदर हम जो बात करेंगे वो चर्चा करेंगे अपन शुष्क मरुस्थल के अंदर बालू का स्तूप के प्रकार। देखो देखो भाई, तो हम यहाँ पर हेडिंग लगाने वाले हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। देखो, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की हम बात करें तो ये मैंने आपको बताया था कि ये 58.50% भाग पर फैला हुआ है। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इसके अंदर हम बात करते हैं बालू का स्तूप क्या होते हैं। बालू का स्तूप, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डिटेल से बेसिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? बालू का स्तूप। बालू का स्तूप इंपॉर्टेंट है, यानी कि सैंड ड्यून्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? तो बालू का स्तूप की बात करें तो बालू का स्तूप क्या है? बालू का स्तूप क्या है? बालू का स्तूप है बच्चे रेत के टीले। रेत के टीले हैं। ये जो रेत के टीले हैं, इनका निर्माण कैसे होगा? इनका जो निर्माण की हम बात करते हैं, फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, तो इनका निर्माण कैसे होगा? इनके निर्माण की हम बात करें तो इनके निर्माण के लिए दो शर्त जहां पर कंप्लीट होगी, दो शर्त जहां पर, टू कंडीशन जहां पर कंप्लीट होगी, वहीं पर आपको बालू का स्तूप दिखेगा। जैसे पहली शर्त की हम बात करते हैं, तो पहली शर्त वहां पर क्या होगी कि वहां पर रेत का जमाव अधिक होना चाहिए। रेत का जमाव अधिक होना चाहिए। रेत का जमाव अधिक होना चाहिए, अधिक हो, यानी कि जहां पर रेत का जमाव अधिक होगा वहां पर रेत का टीला बनेगा। मतलब मैंने यहां पर लिखा बालू का स्तूप क्या है, तो एक रेत का टीला है। जहां पर अधिक रेत होगी तो वहीं पर बालू का स्तूप बनेगा, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? रेत का जमाव अधिक होना। दूसरी कंडीशन है तीव्र गति की हवा होनी चाहिए। तो तीव्र गति की हवा होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है हवा के सामने अवरोध होना चाहिए। तो हवा के सामने अवरोध होना चाहिए। देखो, पहली कंडीशन क्या है कि रेत का जमाव अधिक होगा, तभी तो रेत के टीले बनेंगे। तो रेत यहां पर है, लेकिन इस रेत को यहां से यहां कौन लेकर जाएगा? यहां से यहां इसको रेत, यहां इसको हवा लेकर जाएगी। हवा ने क्या किया कि रेत के कणों को उठाया और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर इनका क्या कर दिया इसने? जमाव। लेकिन हवा जब यहां से रेत के कणों को उठाएगी तो इसके सामने कोई अवरोध आना चाहिए, और अवरोध आएगा तो हवा इस अवरोध से टकराएगी, हवा तो आगे निकल जाएगी, रेत के कण वहीं पर गिर जाएंगे। तो इस तरीके से बालू का स्तूप बन जाएंगे। इस तरीके से क्या बन जाएंगे बच्चों? बालू का स्तूप। तो जहां पर दो कंडीशन, मुख्य रूप से दो है, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो तीन कंडीशन जहां पर कंप्लीट होगी वहां पर हमें सैंड ड्यून्स बनेंगे। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के टीले होते हैं, और ये 58.50% भाग पर पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। चले, तो देखो अब यहां पर बालू का स्तूप बन गए। यहां पर क्या बन गए? बालू का स्तूप बन गए। लेकिन एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। तो ये बालू का स्तूप का जो आकार है, इनका जो शेप है, वो अलग अलग प्रकार का होता है। अब अलग अलग प्रकार का अगर बालू का स्तूप है तो उनके आकार अलग अलग होंगे, अलग अलग प्रकार से दिखाई देंगे वो। तो इन यहाँ पर हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी साथी जो है हेडिंग लगाओ यहाँ पर, देखिएगा।
बालू का स्तूप के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स की हम चर्चा करेंगे। देखो कितने प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों। तो बालू का स्तूप के प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर पहला बालू का स्तूप हम पढ़ने जा रहे हैं। और पहला बालू का स्तूप यहाँ पर कौन सा होगा? तो पहला बालू का स्तूप यहाँ पर होगा रेखीय बालू का स्तूप। रेखीय बालू का स्तूप, ठीक है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, और इसी को कहते हैं एक नाम और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो यहां पर ये रेखीय बालू का स्तूप, ये ध्यान रखना, रेखीय का मतलब एक सीधी रेखा में ये बालू का स्तूप बनेगा, तो पवनों के समानांतर बनेगा इसलिए इसको पवनानुवर्ती बोला, और एक रेखा में बनेगा इसलिए इसको रेखीय बालू का स्तूप बोला गया। अब देखो यहां पर ये जो बालू का स्तूप है इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये जो बालू का स्तूप है इसकी ध्यान से सुनना बच्चों। ये जो बालू का स्तूप है इसकी अगर अपन डिस्कस करें तो इसका निर्माण कैसे होगा? इसका निर्माण कैसे होगा? इसका निर्माण कैसे होगा? ठीक है, इसका निर्माण कैसे होगा? इसके निर्माण की हम बात करते हैं तो इसका निर्माण कैसे होगा अभी मैं आपको समझा दूंगा, पहले लिख देता हूं। पवनों के समानांतर, पवनों के समानांतर एक सीधी रेखा में, पवनों के समानांतर एक सीधी रेखा में इसका निर्माण होगा भाई। अब देखो बच्चों यहां पर ये जो बालू का स्तूप है कैसे बनेंगे? जैसे ये यहां पर रेत के टीले, ये यहां पर क्या है बच्चों, सॉरी ये हवाई चल रही है, ये क्या चल रही है? हवा चल रही है, ये हवा चल रही है, ये एक पवन, ये दूसरी पवन, ये दूसरी पवन, ये तीसरी पवन, ये तीसरी पवन, ये तीसरी पवन। यहां पर अगर मैं रेत के टीलों की हम बात करते हैं तो रेत के टीलों की हम बात करें बच्चों तो ध्यान से सुनना। यहां पर इस तरीके से एक रेत का टीला यहां पर, एक रेत का टीला यहां पर, एक रेत का टीला यहां पर, और इस तरीके से ये रेत के टीले यहां पर बनते हैं। ये जितने भी रेत के टीले हैं ये इस तरीके से बनते हैं, ये सारे के सारे रेत के टीले इस तरीके से रेत के टीले बन गया, ये रेत के टीले यहां पर बन गए इस तरीके से। और ये जितने भी रेत के टीले हैं ये दो पवनों के समानांतर बनते हैं। कितनी पवनों के समानांतर बनते हैं? दो पवनों के समानांतर बनते हैं। जैसे एक रेत का टीला यहां पर बन गया, यहां पर ये रेत का टीला बन गया, एक रेत का टीला यहां पर बन गया, ठीक है, एक रेत का टीला यहां पर बन गया। तो पवनों के समानांतर बन रही हैं सब, ठीक है। तो यहां पर ये देखो ये रेत का टीला यहां बन गया, ये रेत का टीला यहां पर बन गया, ये रेत का टीला यहां पर बन गया, ठीक है, ये रेत के टीले यहां बन गए। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर ये जो बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप के प्रकार है ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब देखो ये जो बालू का स्तूप है ना इसके पीछे ये वाला है, इसके पीछे ये वाला है, इसके पीछे ये वाला है। तो मैं इधर से देखूंगा ना तो मुझे एक ही बालू का स्तूप दिखेगा। ये पूरे एक रेत के टीले हैं, ये पूरे के पूरे रेत के टीले। जैसे इस वाले बालू का स्तूप को मैं उठा के इधर लेकर आता हूँ, इधर लेके आ गया मैं इसको, और मैंने इसको उठाकर इधर लेके आ गया और मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूँ। मैं इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, ये घुमा दिया मैंने इसको। और मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये थोड़ा सा मैंने इसको क्या कर दिया, जूम कर दिया बच्चों। और जब मैंने इसको जूम किया तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यानी कि इन बालू का स्तूप की हम बात करते हैं
इन बालों का स्तूप की हम बात करते हैं तो ये बालों का स्तूप क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप या पवनानुवर्ती बालों का स्तूप। ये भी पवनानुवर्ती बालों का स्तूप है, ये भी पवनानुवर्ती, ये भी पवनानुवर्ती। पवनानुवर्ती बोलो या रेखीय बोलो या अनुदैर्ध्य बोलो, तो इनके बीच में ये खाली स्थान है। इनके बीच में क्या है, ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान है। इनके बीच में ये क्या है बच्चों, ये खाली स्थान है, ये ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनना, ये जो बालों का स्तूप है इसके पीछे एक और बालों का स्तूप है, इसके पीछे एक और बालों का स्तूप है, इसके पीछे एक और बालों का स्तूप है, इसके पीछे एक और बालों का स्तूप है। ये एक सीरीज बनी हुई है, ये बनी हुई एक सीरीज, समझ में आ रहा है। तो हम दूर से जब इसको देखेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देंगे, ये हमें इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। तो देखो इधर से देखो, इसके पीछे ये वाला, 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 तो एक सीधी रेखा में बन रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, रेखीय बालों का स्तूप। एक पवनों के समानांतर बन रहे हैं, दो पवनों के समानांतर, इसलिए इसको पवनानुवर्ती बालों का स्तूप कहा गया। अब देखो दो पवनानुवर्ती बालों का स्तूप के बीच का जो सकरा स्थान है, इस स्थान को कहा जाएगा कारवा मर्ग। इसको बोलेंगे कारवा मर्ग या काशी या कॉरिडोर या गलियारा। ये ध्यान रखना, ये काम किसके आते हैं। अगर मान लो आप जैसे मरुस्थल में चले गए, आप मरुस्थल में चले गए और मरुस्थल में आप देखते हो कि बड़े बड़े रेत के टीले हैं, तो आप क्या करोगे, उस रेत के टीले के पास में जो जहां पर कम रेत है वहां से आप जाओगे, और ये जो स्थान है, ये स्थान इसको बोलते हैं कारवा मर्ग, गासिया, कॉरिडोर या गलियारा। ये किस काम में आता है, तो ये आता है बच्चों, ये यूज किस काम में आता है, तो ये यूज आता है परिवहन के लिए, ये परिवहन के लिए यूज करेगा। और ये ऊंटों को रास्ता प्रदान करने के लिए ऊंटों को रास्ता प्रदान करने के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये कारवा मार्ग या फिर इसको अपन कह सकते हैं घासी कॉरिडोर, ये है। अब देखो ये कैसे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, तो ये है, ये जो है ये कैसे हैं, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, वह इसको हम कह सकते हैं स्थायी। ये बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कैसे हैं, प्राकृतिक व स्थायी हैं। कैसे हैं बच्चों, प्राकृतिक व ये स्थायी हैं, ये ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये रेखीय बालू का स्तूप इस तरीके के दिखाई देते हैं, और दो रेखीय बालू का स्तूप के बीच के स्थान को कारवा मार्ग, गासिया कॉरिडोर या गलियारा कहते हैं, और यूज परिवहन के लिए किया जाता है। और इस ये जो है ये प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, ये प्रकृति द्वारा बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको आप इसी तरीके से उतार लीजिएगा। चलो भाई, अब देखो भाई, इसके आगे हम इसको देखेंगे। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर, मोहनगढ़, ठीक है, वो पोखरण, ठीक है, बाड़मेर, बालोतरा में
पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, और क्या पढ़ेंगे, एक बालू का स्तूप और पढ़ेंगे, और वो है कौन सा है बालू का स्तूप, तो वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। समकोणीय बालू का स्तूप, तो इनको समकोणीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। समकोणीय बालू का स्तूप भी उसको कहते हैं। अब देखो ये कैसे होते हैं, समकोण का मतलब है 90 डिग्री एंगल से कोई ना कोई संबंध इसका है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, 90 डिग्री एंगल से कोई ना कोई संबंध है इसका। हाँ, अब देखो इस बालू का स्तूप की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होगा, इसके निर्माण की हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, इसके निर्माण की हम बात करते हैं। निर्माण की अगर हम बात करें, इसका निर्माण जो होगा वो दो पवनों के समानांतर समकोणीय स्थिति पर, तो दो पवनों के समानांतर समकोणीय स्थिति पर ये आपको दिखाई देंगे। अब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना, कैसे बनेंगे। देखो, अब मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी, तीन कंडीशन जहां पर अप्लाई होगी बालू का स्तूप बन जाएगा। जैसे पहली कंडीशन क्या है, रेत का जमाव अधिक होना चाहिए, तो ये रेत का जमाव अधिक हो गया। ठीक है, तो ये रेत का जमाव अधिक होना चाहिए। अब रेत का जमाव तो हो गया, अब ध्यान से सुनना, यहां पर हवा चलेगी, ये हवा चल रही है, लेकिन यहां पर कोई अवरोध भी होना चाहिए। अब अवरोध यहां पर होना चाहिए। अब देखो बच्चों, अवरोध की हम बात करते हैं, तो यहां पर ये हवा आ गई, हवा ने क्या किया, हवा ने क्या किया, यहाँ की रेत को उठाए हवा और आगे चली गई, और इस पेड़ से हवा टकरा गई, और इस पेड़ से जब हवा टकरा जाती है तो रेत तो इस पेड़ के पास में ही रुक जाती है, और हवा आगे चली जाती है। हवा कहाँ चली जाएगी बच्चों, आगे चली जाएगी। तो ये रेत का एक टीला बन गया, रेत का क्या बन गया, एक टीला बन गया। रेत फिर आगे चली गई, और ये रेत फिर इस तरीके से आगे जाकर ये इस तरीके से एक रेत का टीला यहाँ पर बन गया। फिर यहाँ पर रेत आगे गई, और इस तरीके से रेत ऊपर, यहाँ पर भी एक रेत का टीला बन गया। तो इस तरीके से निरंतर ये चीजें चलती ही रहती है, निरंतर ये चीजें चलती ही रहती है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो बालू का स्तूप बन रहा है, ये कैसा बालू का स्तूप बन रहा है, ध्यान से सुनना, ये बालू का स्तूप कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये एक सीधी रेखा में दिखाई देगा। कैसी रेखा में दिखाई देगा, एक सीधी रेखा में दिखाई देगा, एक सीधी रेखा में, ये एक सीधी रेखा है, और इसकी समकोणीय स्थिति पर ये बन रहा है। ये समकोणीय स्थिति, ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ये समकोणीय स्थिति हो गई भाई।
अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पर अगर हम इस बालुका स्तूप की हम बात करते हैं तो इसका आकार कैसा माना गया है। इस बालुका स्तूप का जो आकार है वो कैसा माना गया है, तो इस बालुका स्तूप का जो आकार है, आकार की बात करते हैं, इसका आकार अर्धचंद्राकार आकार। कैसा आकार है इसका? अर्धचंद्राकार। और ये अर्धचंद्राकार आकृति दो प्रकार की होती है। एक अर्धचंद्राकार आकृति मतलब एक तो होती है छोटी अर्धचंद्राकार आकृति, छोटी अर्धचंद्राकार आकृति, अर्धचंद्राकार आकृति, और एक होगी बड़ी अर्धचंद्राकार आकृति। देखो छोटी अर्धचंद्राकार आकृति को कहते हैं क्या? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। बालुका स्तूप। और ये बालुका स्तूप कहां देखने को मिलेंगे? तो ये देखने को मिलेंगे लूणकरणसर, बीकानेर के अंदर, रावतसर हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, ठीक है। गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, बड़ी अर्धचंद्राकार आकृति की हम बात करते हैं तो बड़ी अर्धचंद्राकार आकृति जो है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे बरखान बालुका स्तूप। क्या कहेंगे इसको? बरखान बालुका स्तूप इसको कहेंगे बच्चों। तो बरखान बालुका स्तूप थोड़ा सा अपन आगे पढ़ेंगे, बस इसको यहां तक आप इसको देखिएगा बच्चों। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो समकोणीय बालुका स्तूप दो पवनों के समानांतर एक समकोणीय स्थिति पर बनते हैं। जैसे ये समकोण 19 डिग्री एंगल पर बन रहा है कि नहीं बन रहा, इनका आकार अर्धचंद्राकार होता है। एक छोटी अर्धचंद्राकार, पहले छोटा बालू का स्तूप बनेगा फिर बड़ा बनेगा। छोटा बालू का स्तूप बनेगा तो उसको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। लूणकरणसर, बीकानेर, रावतसर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू और यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। अब ये जो बालू का स्तूप है ये कैसे है? ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो बालू का स्तूप है ये कैसे हैं? तो ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक है। प्राकृतिक व अस्थाई है। प्राकृतिक व अस्थाई है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना, प्राकृतिक व अस्थाई है। ये आपको ध्यान रखना। अब अपन नेक्स्ट पेज में बरखान बालू का स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इसको यहां तक नोट कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे बरखान बालू का स्तूप। देखो बच्चों, बरखान बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप। देखो बच्चों,
बरखान बालू का स्तूप कैसे बनेंगे? तो इनका जो निर्माण होगा तीव्र हवा का वेग से, और ये कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? विनाशकारी होते हैं। ये कैसे होते हैं? विनाशकारी होते हैं। ये बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों कहाँ मिलेंगे ये? तो एक स्थान है भालेरी चूरू, और क्षेत्र विशेष पूछेगा तो क्षेत्र विशेष की हम बात करते हैं तो क्षेत्र विशेष शेखावाटी प्रदेश, और शेखावाटी प्रदेश की हम बात करते हैं तो शेखावाटी प्रदेश में सीकर, चूरू, झुंझुनू, तो ये यहां पर आते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो बरखान बालू का स्तूप विनाशकारी होते हैं। यहां पर एक नोट बनाकर एक चीज लिख रहा हूं मैं, और नोट क्या है ध्यान से सुनना। नोट बनाकर एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। बरखान बालू का स्तूप सबसे विनाशकारी बालू का स्तूप है। तो बरखान बालू का स्तूप सबसे विनाशकारी बालू का स्तूप है, ये ध्यान रखना बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत? चलो ठीक है भाई, तो ये अपने बरखान भी पढ़ लिया। अब एक दो बालू का स्तूप और है, वो भी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे, एक नया बालू का स्तूप पढ़ेंगे। देखो बच्चों, नया बालू का स्तूप है परवलयाकार, बालू का स्तूप, या इसी को एक नाम दिया गया पैराबोलिक बालू का स्तूप। देखो बच्चों, अब देखो ये जो बालू का स्तूप है कैसा बनेगा, इसका जो निर्माण होगा, इसका जो निर्माण होगा, निर्माण कैसे होगा बच्चों? इसका निर्माण होगा बड़ी वनस्पति के अवरोध से। तो बड़ी वनस्पति के अवरोध से, जैसे खेजड़ी,
बबूल, रोहिड़ा, ठीक है। ये बड़ी वनस्पति के अवरोध से, इनका आकार कैसा होता है बच्चों? आकार कैसा होता है? आकार की हम बात करते हैं तो इनका आकार होता है कैसे? देखो बच्चों, महिलाओं की हेयर पिन के समान, महिलाओं की हेयर पिन के समान इसका आकार होता है। अब देखो, ये बालों का स्तूप की हम बात करते हैं तो इसका आकार महिलाओं के हेयर पिन के समान होता है। ये आपको सबसे अधिक कहाँ मिलेंगे? तो बच्चों इसकी बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये कहाँ देखने को मिलेंगे? देखो बच्चों, सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में, जैसे जैसे गंगानगर, जैसे बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहां पर पाए जाते हैं, तो ये लिख लीजिएगा आप। अब देखो बच्चों, इसके बाद हम यहीं पर एक बालू का स्तूप और पढ़ने जा रहे हैं, और उस बालू का स्तूप का नाम क्या है? देखो बच्चों, दूसरा बालू का स्तूप हम पढ़ेंगे वो है सब्र काफिज या लूनेट या नेबरखा या सीप बालू का स्तूप। तो सब्र काफिस, लूनेट, नेबरखा, सीप बालू का स्तूप, इसकी हम बात करेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो बालू का स्तूप है, ये ये इसका निर्माण कैसे होगा? निर्माण की हम बात करें, छोटी वनस्पति के अवरोध से, छोटी वनस्पति के अवरोध से, जैसे घास प्लस झाड़ियां, घास प्लस झाड़ियां, ये ये नोट बनाकर एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। यह सबसे छोटे बालू का स्तूप है। यह सबसे छोटे बालू का स्तूप है। और ये मिलेंगे कहां पर आपको? देखो बच्चों, ये पाए कहां जाएंगे? तो देखो भाई, ये कहां पर मिलेंगे? तो देखो कहां मिलेंगे ये? जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, यहां पर ये सर्वाधिक देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है।
तो ये आप सभी जो है इसको इस तरीके से उतार सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसको उतार सकते हो। अब देखो सबसे छोटी वनस्पति के अवरोध से बन रहे हैं, घास प्लस झाड़ियां, तो छोटे ही बालू का स्तूप बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और भी है क्या उधर? चलो, यहां तक तो हो गया होगा, यहां तक तो हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बालू का स्तूप मैं आपको बताने वाला हूं, और वो बालू का स्तूप क्या है? तारा बालू का स्तूप। देखो तारा बालू का स्तूप की हम बात करेंगे बच्चों, तारा बालू का स्तूप की हम बात करेंगे। देखो भाई, ये बालू का स्तूप की हम बात करें तो ये इस ऐसा दिखाई देता है। देखो मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं, ये ऐसा दिखाई देगा। दिख रहा है आपको? तार की तरह, ये तारे की तरह ये भुजाएं हैं, एक से अधिक भुजाएं हैं। तो देखो वे बालू का स्तूप जिनकी एक से अधिक भुजाएं हवा के सामने निकली हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो ये हमारा तारा बालू का स्तूप है। कहाँ मिलेगा, कहाँ सर्वाधिक पाया जाएगा? तो कहाँ सर्वाधिक मिलेगा, ध्यान से सुनना। ये तारा बालू का स्तूप सर्वाधिक मिलेगा आपके सूरतगढ़, सूरतगढ़, ये मिलेगा आपको पोखरण। ठीक है, और पोखरण में ही एक स्थान और है मोहनगढ़, और ये दोनों स्थान कहाँ मिलेंगे आपको? जैसलमेर। ठीक है, ये दोनों स्थान कहाँ मिलेंगे आपको? जैसलमेर में। अब देखो भाई, इसके बाद दूसरा बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप, देखो नेटवर्क का मतलब होता है जोड़ना। जैसे एक बालू का स्तूप यहां पर है, जैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। एक है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इनको जोड़ने का काम करता है ये, इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कनेक्ट करने का काम करेगा। तो यहां पर मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुन। यह बालू का स्तूप, बालू का
स्तूप अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को जोड़ने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना बच्चों। तो ये हमारे सारे बालू का स्तूप हो चुके हैं। एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। कर लीजिएगा एक बार नोट डाउन। तो हमारा ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जो है यहां तक कंप्लीट। थोड़ा सा इसमें एक चीज और बता देता हूं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जो अब हमारे मरुस्थल में कुछ पानी को रखने की कुछ जगह होती है, यानी कि पीने का जो पानी है उसको इकट्ठा कर कर हम एक जगह पर रखते हैं। पूरे मरुस्थल में अलग अलग जगह पर रखते हैं और अलग अलग जगह पर उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आइए हम उनको पढ़ लेते हैं सबको। तो देखिएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में पीने के जल को इकट्ठा करने की विधियां तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पीने के जल को इकट्ठा करने की विधियां। अब देखो, पीने के जल को इकट्ठा करने की विधियों की हम बात करते हैं तो देखो अलग अलग जगह पर, जैसे यहां पर मैं किस स्थान बता रहा हूं, जैसे अगर अपन बात करें तो मैं बात करूंगा शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? जैसे जोधपुर में किस नाम से जाना जाता है? जैसे संपूर्ण मरुस्थल में किस नाम से जाना जाता है? जैसे, ठीक है, जैसे अर्ध शुष्क मरुस्थल में किस नाम से जाना जाता है? जैसे शुष्क मरुस्थल में किस नाम से जाना जाता है? जैसे संपूर्ण राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? अब सुनो, अगर मैं इनकी बात करूं, देखो शेखावाटी क्षेत्र में पीने के जल को इकट्ठा करने की विधि को सर या सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर या सरोवर कहते हैं। सर या सरोवर कहते हैं। जोधपुर में पीने के जल को इकट्ठा करने की विधि को झालरा या नाडी कहते हैं। तो जोधपुर में पीने के जल को इकट्ठा करने की विधि को झालरा या नाडी कहते हैं। संपूर्ण मरुस्थल में पीने के जल को इकट्ठा करने की विधि को
टाका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टाका कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अर्ध शुष्क मरुस्थल में पीने के जल को इकट्ठा करने की विधि को टोबा कहते हैं। शुष्क मरुस्थल में पीने के जल को इकट्ठा करने की विधि को कुई या बेर कहते हैं। और संपूर्ण राजस्थान में पीने के जल को इकट्ठा करने की विधि को बावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बावड़ी। तो यहां पर देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र में पीने के जल को इकट्ठा करने की विधियां, शेखावाटी क्षेत्र में सर या सरोवर कहते हैं, जोधपुर में झालरा या नाडी कहते हैं, संपूर्ण मरुस्थल में टाका कहते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल में टोबा कहते हैं, शुष्क मरुस्थल में कुई या बेर कहते हैं, और संपूर्ण मरुस्थल में बावड़ी कहते हैं। तो आपने देखा होगा, बावड़िया के बारे में आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आप एक टॉपिक पढ़ोगे, राजस्थान की प्रमुख बावड़िया। तो वहां पर आप इसको देखोगे। ठीक है। तो ये एक जल को इकट्ठा करने की विधियां है। जल को इकट्ठा करने की ये सारी विधियां हैं बच्चों। लिखिएगा इसको। तो अब जाकर हमारा जो शुष्क मरुस्थल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल की। किसकी बात करेंगे? अर्ध शुष्क मरुस्थल की। तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आगे चलते हैं। देखो, तो अब सभी हेडिंग लगाएगा। अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखो बच्चों, अर्ध शुष्क मरुस्थल की हम बात करते हैं, सेमी एरिड डेजर्ट की हम बात करते हैं। तो बच्चों यहां पर सेमी एरिड डेजर्ट जो है, ये यहां पर वर्षा कितनी होती है? वर्षा की हम बात करते हैं। तो जैसे ये सेमी एरिड डेजर्ट है, और इस सेमी एरिड डेजर्ट में 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहां पर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जबकि मौसम विभाग की हम बात करते हैं, मौसम विभाग। तो मौसम विभाग कहता है कि 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र में मृदा कौन सी पाई जाएगी? तो एरिडो सॉल। ठीक है। यहां पर जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क जलवायु। और यहां पर वनस्पति की हम बात करते हैं। तो वनस्पति यहां पर पाई जाती है कंठीली झाड़ियां। कंठीली झाड़ियां। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना।
यहां पर जिले की हम बात करते हैं तो देखो बच्चों यहां पर जिले कौन कौन से आएंगे। जिले की हम बात करते हैं जिले कौन कौन से आएंगे। देखो बच्चों तो जिले यहां पर जो आएंगे वो आएंगे कौन कौन से। देखो हनुमानगढ़, जालोर, ठीक है, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, सीकर, चूरू व झुंझुनू। तो इस तरीके से आपको ये जिले याद रखना है। ये अर्ध शुष्क के जिले हैं। ये किसके जिले हैं भाई? अर्ध शुष्क के जिले हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना बच्चों, ये हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसको एक भाग इसका बताया गया है। यहां पर एक नदी रहती है घग्गर नदी, यहां पर शेखावाटी क्षेत्र। तो हम पढ़ेंगे ना तो एक घग्गर बेसिन हो जाएगा, एक शेखावाटी क्षेत्र हो जाएगा, एक हो जाएगा नागौरियन उच्च भूमि, और एक हो जाएगा लूणी जवाई बेसिन। इस तरीके से चार क्षेत्र हो जाएंगे। कितने में? तो अर्ध शुष्क को चार भागों में डिवाइड करेंगे। अर्ध शुष्क को चार भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे देखो बच्चों, अर्ध शुष्क क्षेत्र को अर्ध शुष्क क्षेत्र को चार भागों में बांटा गया है। जैसे पहला, चार भागों में कौन कौन से भाग आ जाएंगे? जैसे पहला घग्गर बेसिन, दूसरा भाग आ जाएगा शेखावाटी प्रदेश, तीसरा भाग आ जाएगा तीसरा भाग आ जाएगा नागौरियन उच्च भूमि, और चौथा भाग आ जाएगा लूणी जवाई बेसिन। लूणी जवाई बेसिन। इस तरीके से अर्ध शुष्क के चार भाग बता दिए गए हैं। तो ये चार भागों को हम पढ़ेंगे कंप्लीटली। तो देखो आज की क्लास के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें के बारे में डिस्कस किया है भाई। तो सबसे पहले आते ही अपन बालुका स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में मैंने यहाँ लिखा 58.50%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है बच्चों। ये डाटा बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। बालुका स्तूप क्या है? रेत के टीले, निर्माण तीन शर्त, और ये तीन शर्त जहां पर कंप्लीट होगी ये बालुका स्तूप बनेगा। बालुका स्तूप के प्रकार हमने पढ़े, रेखीय, पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य। पवनों के समानांतर एक सीधी रेखा में बनेंगे,
और इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाकर देखा, ये पवने हैं, इनके समानांतर दो पवनानुवर्ती या दो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप के बीच के स्थान को कारवा मार्ग, घासी कॉरिडोर या गलियारा कहते हैं, जो परिवहन के लिए यूज होते हैं, ऊंटों को रास्ता प्रदान करने के लिए। ठीक है, ये प्राकृतिक होते हैं और एक स्थायी होते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि पवनानुवर्ती बालुका स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर, मोहनगढ़, पोखरण, बाड़मेर, बालोतरा में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप या समकोणीय बालुका स्तूप, समकोण 90 डिग्री एंगल पर बनेंगे, दो पवनों के समानांतर समकोणीय स्थिति पर। आकार इनका अर्धचंद्राकार होता है, छोटी अर्धचंद्राकार आकृति। पहले ये अर्धचंद्राकार आकृति छोटी होती है, फिर बड़ी हो जाती है, तो छोटी को अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बोलेंगे। और ये सर्वाधिक लूणकरणसर, बीकानेर, रावतसर, चूरू, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू में। ठीक है भाई। बड़ी अर्धचंद्राकार आकृति बरखान बालुका स्तूप, इंपोर्टेंट है बरखान, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो आप सभी जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना बरखान को। बरखान का निर्माण तीव्र हवा के वेग से कैसे विनाशकारी होते हैं, ये कैसे होते हैं विनाशकारी, कि ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, इनका स्टेबल नहीं है, ये मतलब स्थायित्व नहीं है इनका, अस्थायी है, कभी बन जाते हैं कभी मिट जाते हैं। जैसे मान लो किसी घर के आसपास में एक रेत का टीला है, रात में हवा आई और वो घर के ऊपर चला गया, तो विनाश होगा कि नहीं होगा, इसलिए विनाशकारी होते हैं। भालेरी चूरू, अगर एक ही स्थान पूछे तो भालेरी चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं, बाकी क्षेत्र विशेष पूछे शेखावाटी क्षेत्र, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं। नॉट बरखान बालुका स्तूप सबसे विनाशकारी होते हैं, राजस्थान के सबसे विनाशकारी बालुका स्तूप है। इसके बाद में परवलयाकार बालुका स्तूप या पैराबोलिक, एक ही बात है। निर्माण बड़ी वनस्पति के अवरोध से, महिलाओं के हेयरपिन के समान इनका आकार है और यहाँ पाए जाते हैं। इस तरीके से आप इनको याद कर लेना बच्चों। इसके बाद में तारा बालुका स्तूप पड़ा, तारे के समान है, स्टार के समान है, यहाँ पाए जाते हैं। नेटवर्क दो बालुका स्तूपों को जोड़ने का काम करता है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में तो ये पीने की विधियां है, पानी पीने के इकट्ठा करने की विधि है, इनको इंपॉर्टेंट लगा लो आप। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में सरसरोवर कहते हैं, जोधपुर में झालरा नाडी, संपूर्ण मरुस्थल में टाका, अर्ध शुष्क में टोबा, शुष्क में कुइया बेर या संपूर्ण राजस्थान में बावड़ी। इसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, मौसम विभाग कहता है 20 से 40। मृदा एरिडोसोल, यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, वनस्पति कंठीली झाड़ियाँ, और ये यहाँ पाया जाता है। और ये 4 भागों में इसको पढ़ने वाले हैं, और ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।